Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 11 of our Ancient Indian History series in which we are discussing Jainism and Buddhism. पिछले 3 लेक्चर में हमने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में काफ़ी डेप्थ में गए। लाइक फॉर एग्जांपल जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हमने चालू किया था तो हमने उसे कनेक्ट किया था कि किस तरीके से वैदिक कल्चर ने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को राइज दिया। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में ये देखा कि जैनिज्म क्या था, कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए। इट वॉज मोस्टली द फैक्ट्री क्लास। तो अगर आप पीपीटी भी रीड करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बच सकता है, बिकॉज फैक्ट ज़्यादा थे, चीज़ें कम थी। सेम बुद्धिज्म में भी सेम था, ठीक है। बट आज की जो क्लासेस होंगी दैट विल बी ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, मेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया? एनीवन? जी हाँ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उनका अहिंसा का, ठीक है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों ने अहिंसा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है। जब अहिंसा प्रमोट होता है उससे क्या हुआ, वो जो हमारा कंप्लीट जो इंडियन कल्चर बना है वो अहिंसा के ऊपर बना है, ठीक है। इंडियंस आर ऑलवेज नॉन वायलेंट पर्सन। गांधी जी ने इसको काफ़ी प्रोपोगेट किया था, लेकिन अब इंडिया काफ़ी वायलेंट होते जा रहा है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ रहा है सोसाइटी में। तो आप यहाँ पर से कंक्लूजन की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप आंसर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो इंडियन कल्चर को बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बहुत बड़ी देन थी अहिंसा, लेकिन आज हम ये पोलराइजेशन के तौर पर इसको बढ़ रहे हैं तो हमें दोबारा वो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है अहिंसा को उसको दोबारा प्रोपोगेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हो। तो आपने देखो, अगर मान लो इसको आप सोसाइटी में आपने हिस्ट्री को ऐड कर दिया, ठीक है, सोसाइटी प्लस हिस्ट्री ऐड होगी तो एग्जामिनर काफ़ी खुश रहेगा, तो हो सकता है आपको आधा मार्क्स ऊपर दे दे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है। तो मैं भी ये विद टाइम ऐसे बताता रहूँगा, ओके। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका वो था आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में। आपने देखा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्तूपास, ठीक है, स्तूपास एट सांची सबसे फेमस स्तूपा है वो। इसके बाद भारत में गया में यहाँ पर चैत्यास विहारास मिले हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। यही रीज़न था कि चाइनीज़ और इवन काफ़ी जो अरब्स ये सब लोग हमारे यहाँ पर स्टडीज़ करने के लिए आया करते थे। कहाँ पर? नालंदा में, विक्रमशिला में, तक्षशिला में। ये सब काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी और यही फेमस यूनिवर्सिटीज़ का रीज़न था कि इंडिया उस टाइम पे एक सुपर पावर, एक ग्लोबल पावर हुआ करता था, ठीक है। आपको बता दूं जिसके पास सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट कंट्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ 2 कंट्रीज़ के पास है, एक है यूएस और दूसरी है यूके। तो दे आर क्वाइट पावरफुल कंट्री, ठीक है, बिकॉज जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, सारी की सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज से राइज होती है। तो जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वहाँ पर पावर बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अपन तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं ना, वो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी अच्छी है वो सुपर पावर बनेगा, ये बाउंड है। और इसलिए हमें जो हमारा प्रीवियस इंडिया था, आप कह सकते हैं अंग्रेजों के आने से पहले काफ़ी पावरफुल हुआ करते हैं हम, खास तौर पे एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी। इसके बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो लैंग्वेजेस में था, पाली में, अदर लोकल लैंग्वेजेस। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाली का या फिर आप कह सकते हैं संस्कृत का या फिर और कोई अदर यूज़ नहीं, बल्कि काफ़ी लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ किया जो अपने मैसेजेस को प्रमोट करेगा इनके, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो इंडियन कल्चर था, ठीक है, इंडियन कल्चर की जो धाक बाहर तक गई। आप देखो इस टाइम पे चाइना में काफ़ी हद तक मतलब कॉन्फ्यूशियन रिलीजन फॉलो किया जाता है, बट बुद्धिज्म भी काफ़ी है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म काफ़ी है, ठीक है। तो ये सब जो कंप्लीट मतलब पूरे वर्ल्ड को देन है बुद्धिज्म जैनिज्म की, ये सब इंडिया से मिली है। जैनिज्म तो बाहर तक नहीं गया, बट फिर भी जो बुद्धिज्म गया उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जो इंडियन किंग अशोका ही थे, ठीक है, अशोका ही थे जिन्होंने इसको बाहर तक पहुँचाया, ठीक है, जिन्होंने इसको बाहर तक पहुँचाया। अब हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था, जो दोनों रिलीजन का राइज था वो किस पे था? वैदिक कल्चर के क्रिटिज्म में और उपनिषद के प्रेज में, ठीक है। मतलब इन्होंने दोनों ने उपनिषद को प्रेज किया कि हाँ यार उपनिषद में बातें सही लिखी और वैदिक कल्चर में जो भी सेक्रीफाइसेस की बातें की गई हैं, कि रिचुअल्स की बातें की गई हैं वो बिल्कुल गलत है, इससे कोई भगवान नहीं मिलता है और जो भगवान का कॉन्सेप्ट ही खराब है, ठीक है, ये सब इन्होंने कहा। और दोनों का आप देखो जो कॉज था वो सेम था, सेम सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स और वैदिक कल्चर की बेइज्जती और अल्टीमेटली जो उपनिषद है, ठीक है, जो उपनिषद है उसका प्रेस करना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो जो दोनों के लीडर थे, फॉर एग्जाम्पल जो दोनों के फाउंडर थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के, गौतम बुद्धा और लॉर्ड महावीरा, सो दोनों के दोनों प्रीस्टली क्लास को बिलोंग नहीं करते थे, कि दोनों के दोनों प्रीस्ट नहीं थे। दे बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लान, दे बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लान। और दोनों ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई किया था, ठीक है, दोनों ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई किया था। इसके बाद दोनों की थ्योरीज में आपको कर्मा एंड रीबर्थ के बारे में मिलेगा, कि भैया जो भी आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से आपको अगला जन्म मिलता है, और तब तक आप अच्छे कर्म नहीं करते जब तक कि आप हमारे अष्टांगिक मार्ग या त्रिरत्ना को फॉलो नहीं करते हैं। त्रिरत्ना इज कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म और अष्टांगिक मार्ग इट इज़ इन बुद्धिज्म, ठीक है। जब तक आप इनको फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको आप कह सकते हैं मोक्ष नहीं मिलेगी, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ओके। इसके बाद दोनों ने मतलब जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है, मतलब कॉमन लोगों के ऊपर
अपनी जो फिलॉसफी बढ़ाई, इसके बाद जो लोग वहाँ अट्रैक्ट हुआ जैनिज्म की तरफ, जैनिज्म की तरफ चले गए और कुछ लोग आ गए हमारे बुद्धिज्म की तरफ, ठीक है। और उसके बाद दोनों ने एनिमल सेक्रीफाइसेस को अपोज किया, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों ने सारी की सारी कास्ट और सारे के सारे मतलब सारे सेक्स नहीं, मतलब उस टाइम पे तो मेनली प्रेवलेंट 2 ही सेक्स थे, बट और भी सेक्स थे, बट फिर भी मतलब जो 2 सेक्स थे, मतलब मेल फीमेल दोनों को अलाउ किया गया। और साथ ही साथ जितनी भी कास्ट थी, फॉर एग्जाम्पल शूद्र हो, अनटचेबल है, सबको अलाउ किया गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ साल्वेशन में था, मतलब लोगों की लाइफ अच्छी करने का फोकस था। अब जो हिंदुज़म फोकस करता था वो आफ्टर बर्थ क्या होगा, मतलब जब आफ्टर डेथ क्या होगा, और उस पर कोई बिलीव नहीं करना चाहता था, ठीक है, उस पर कोई बिलीव नहीं करना चाहता था। और उसके बाद दोनों जो रिलीजन थे उनका डिवीजन हो गया था। फॉर एग्जाम्पल जो बुद्धिज़्म का महायान, हिनयान, जैनिज्म का श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है, इस पर डिवीजन हो गया था। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, दोनों ने अपने अपने कुछ फिलॉसफी बताई थी। एक ने बताई थी त्रिरत्ना की, दूसरे ने अपनी फिलॉसफी बताई थी किसकी, अष्टांगिक मार्ग की, ओके। और कुछ लिटरेचर है दोनों की लगभग सेम लैंग्वेज में लिखी हुई, तो वो सब चीज़ें, मतलब ये कुछ खास तौर पे बड़ी बड़ी सिमिलैरिटी थी। तो मेन चीज़, मतलब इन शॉर्ट अब आपको क्या याद रखना है, तो वो सबसे पहली बात तो दोनों का ओरिजिन क्या था, वैदिक कल्चर का क्रिटिज्म, और जो हमारा उपनिषद है उसका प्रेज करना, वहाँ से दोनों का राइज हुआ। और वैदिक कल्चर में किसका क्रिटिज्म, सेक्रीफाइसेस का, रिचुअल्स का, ठीक है। और इसके बाद दोनों के दोनों बिलीव करते थे कर्मा थ्योरी में और मोक्ष में बिलीव करते थे। दोनों ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई किया था, ये तीसरा फंडा हो गया। इसके बाद चौथा फंडा है कि दोनों ने दोनों कास्ट, मतलब जितनी भी कास्ट थी सबको बुलाया, जो दो सेक्स थे उनको बुलाया। और अल्टीमेटली दोनों ने अपनी कुछ अलग फिलॉसफी दी थी कि त्रिरत्ना और अष्टांगिक मार्ग दोनों लगभग एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और दोनों का डिवीजन हो गया था, महायान, हिनयान, और दूसरा था श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सिमिलैरिटी। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस, फाइन। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या थी, ठीक है, दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या थी। देखो सबसे पहली जो डिसिमिलैरिटी दोनों में वो थी भाई मोक्ष के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैंने बताया कि दोनों ये चाहते थे कि जो कर्मा की थ्योरी है, ठीक है, जो कर्मा की थ्योरी है वो सब में अप्लाई हो रही है, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा, ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे में डिफर करते थे, ठीक है। अब देखो हमारे जो गौतम बुद्धा थे उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मोक्ष का कि भाई आपको अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें अगर आप अष्टांगिक मार्ग फॉलो करोगे तो जितने भी आपके दुख है खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे। अगर आप पूरी मोह माया छोड़ दोगे, जो आजकल बच्चे बोलते हैं मोह माया छोड़ दोगे, तो आपको वो कैसे छोड़ पाओगे, वो अष्टांगिक मार्ग के थ्रू छोड़ पाओगे। जब आप ये अष्टांगिक मार्ग फॉलो करोगे और अपनी मोक्ष मतलब मोक्ष पालोगे, तो अल्टीमेटली आपको निर्वाणा प्राप्त होगी, ठीक है, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन जैनिज्म ऐसा नहीं बोलता था। जैनिज्म बोलता था जब तक आपकी डेथ नहीं होगी, ठीक है, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया, ये लोग डेथ पे बोलते थे कि जब तक डेथ आएगी तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और दूसरा ये जो हमारे बुद्धिज्म वाले बोलते थे कि भैया आप प्रेजेंट लाइफ में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो, सिंपल सा भैया, आप हमारा अष्टांगिक मार्ग अपनाओ और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। डिज़ायर्स जैसे ही आपके खत्म होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगी, ये फंडा था। लेकिन अगर आप बात करो इनके मोड ऑफ अटेनमेंट की, आप मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो सबसे पहला ये जो हमारे बुद्धिज्म थे इन्होंने मिडिल पाथ अपनाया, ठीक है भैया। ना तो हम एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, मतलब कि पूरा खाना ही छोड़ दिया और फिर खाना पीना सब छोड़ दिया, जो चीज़ें हैं वो सब बंद करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे जैनिज्म वाले थे वो बिल्कुल मतलब सीवियर जितना पेन दे सकते हो बॉडी को उतना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्कुल बहुत लंबे टाइम तक फास्ट रखा और इसी के थ्रू उसी के दौरान वो लोग मर गए, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो उनका मोक्ष का तरीका था, एक तो डेथ पे था, मतलब जब डेथ मिलेगी जब भी आपको मोक्ष मिलेगा। दूसरा जो तरीका था पाने का वो भी बहुत ही क्रूर था, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं पेन वाला था, ठीक है। इसके बाद दोनों ने अहिंसा को प्रमोट किया, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन दोनों के अहिंसा के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो ये है भाई, जो जैनिज्म है, ठीक है, जैनिज्म में अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आप बुद्धिज्म में देखोगे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अब जैनिज्म में स्ट्रिक्ट कैसे, देखो जैनिज्म में स्ट्रिक्ट कुछ इस तरीके से है कि भैया ये लोग बोलते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर करते हो और जो आपके जो भी फल उगते हैं और जो भी क्रॉप आप उगती है उसको खाते हो, वो भी मतलब आप मतलब फल के खिलाफ अहिंसा कर रहे हो। और भाई ये तो बिल्कुल अलग है, मतलब क्या बकवास की बात कर रहे हो। मतलब आप ये सोचो, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, जिएगा कैसा। तो ये तो भाई बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट था, यही एक रीज़न था आपको था। यूजुअली अगर आप देखोगे दो रीज़न थे जिस वजह से जैनिज्म ना बहुत आगे नहीं गया। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि इन लोगों ना मोक्ष का जो तरीका बताया ना बहुत ही सीवियर बताया था, बहुत सीवियर। मतलब यार हम सब कॉमन मैन हैं, ठीक है, अगर आप हमें ज़्यादा सीवियरिटी में डालोगे, ज़्यादा हमें पेन दोगे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मैन होता है, उसको चाहिए काफ़ी कंफर्टेबल वाली लाइफ, कंफर्ट चाहिए लाइफ में। और ये लोग इतना पेन दे रहे हैं। वेयर अगर आप बुद्धिज्म की बात करो तो ये आपकी बॉडी में इतना पेन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा कि भाई मिडिल पाथ रहो, बस इतना है कि पूरा ज़्यादा एक्सट्रीम में मत जाओ, हल्का फुल्का हर चीज़ खाओ, हल्का फुल्का चिकन खाओ, ये खाओ वो खाओ, मतलब मिडिल पाथ में रहो, ठीक है। अब ये पहला रीज़न था जैनिज्म फेल कर गया। एक इसी प्रकार से दूसरा रीज़न ये था
कि जो बुद्धिज़्म था, ठीक है, जो बुद्धिज़्म था उसको जो पैट्रोनेज था ना बहुत ज़्यादा मिला, मतलब लाइक फ्रॉम द किंग अशोका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैनिज़्म को ना बिल्कुल ना के बराबर पैट्रोनेज मिला, रॉयल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम था जो भी मिला चालुक्यास के दौरान और एक दो किंग के दौरान। इसलिए वो लोग आप कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया तक ही सीमित रहे। वेयर जो जैन बुद्धिज़्म था वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, वो तो भैया कितनी दूर तक चला गया। और आज उसी का फ़ायदा हमें मिल रहा है, उसी वजह से हम बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी खेल पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोनों में सोल का कॉन्सेप्ट भी ना बहुत अलग था। जैसे कि जो हमारा जो बुद्धिज़्म था वो सोल पे बिलीव ही नहीं करता, उनके हिसाब से कोई सोल नहीं है। लेकिन जैनिज़्म सोल पे बिलीव करता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको डाउट भी आएगा कि भैया अगर वो लोग सोल पे बिलीव नहीं करते थे तो जो मैत्रेय है, जिनको इन्होंने 10th बुद्धा कहा था, 10th बुद्धा, जो कि बहुत ही पनेशा के टाइम पे इमर्ज होंगे, तो वो कहाँ से होंगे। और ऊपर से भाई इनके ऊपर फिर ये सब बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है। देखो ये सब जो पार्ट है हमारा वो पूरा पूरा पार्ट आर्ट एंड कल्चर का है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये रट के रखना है अगर प्रीलिम्स हो जाता है कि बुद्धिज्म में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इन जैनिज्म, ठीक है, इसको याद रख के रखना। इसके बाद मैंने आपको पैट्रोनेज बता दिया, प्रोपोगेशन बता दिया, ऊपर से कास्ट सिस्टम। भाई मतलब बुद्धिज्म ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करा था। बुद्धिज्म का फॉलो का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ कास्ट सिस्टम था। मतलब जैनिज्म ने ये बोला था कि भैया कास्ट सिस्टम में बहुत सारे ईवल हैं, आप उनको रिमूव कर दो। लेकिन जो बुद्धिज्म ने बोला कि भैया आप कास्ट सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। मतलब सारे जितनी भी इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम है, हिंदू सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उसका रीज़न कास्ट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जैनिज्म बोल रहा था कि भाई जो कास्ट सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबिलिटी अलाउड नहीं तो मोबिलिटी अलाउ कर दो, और अनटचेबिलिटी को थोड़ा बहुत बेकार ट्रीट करते हो उनको अच्छा ट्रीट कर दो, ये सब बोल रहा है। लेकिन बुद्धिज्म बोल रहा था कि भाई नहीं नहीं, उससे उठा के फेंक दो। और ऊपर से जिस तरीके से बुद्धिज्म शुरू में तो ठीक था कि अपने रिलीजन को अच्छे से प्रमोट कर रहा था, लेकिन बाद में मतलब कुछ इस बेकार तरीके से प्रपोगेट कर रहा था रिलीजन अपने, मतलब बुद्धिज्म, कि भाई आप कह सकते हैं कि यही उनका फॉल का रीजन बना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बोलेंगे भाई बुद्धिज्म अपनाओगे, बुद्धिज्म अपनाओगे, चलोगे बुद्धिज्म, बुद्धिज्म चलोगे, मतलब परेशान करके रख दिया गया था, आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। और ऊपर से जो जैन रिलीजन था ना हिंदुज्म के काफ़ी क्लोज था, और बुद्धिज्म तो हो ही नहीं सकता बिकॉज उसने कास्ट को ही उठाने को फेंक बोल दिया। अब मैंने आपको बताया कास्ट सिस्टम ही एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर है ब्राह्मणिज्म का, या आप कह सकते हैं हिंदुइज्म का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बुद्धिज्म हिंदू रिलीजन से बहुत अलग था, बट फिर भी इसको साथ में एसिमुलेट कर दिया गया। लेकिन जैनिज्म काफ़ी क्लोज था उनके, और बाकी तो आई थिंक फिर सब हो ही गया है, ठीक है। तो ये था हमारा सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, और थोड़ा कल्चर का क्या रिलेशन था, और जो भी हल्की फुल्की चीज़ें थी। तो आई थिंक वी आर डन विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आज का लेक्चर छोटा था, तो आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। बट इसके पहले मैंने आपको श्वेतांबर दिगंबर बता दिया था। इसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, हिनयान एंड महायान, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मैंने स्लाइड इंसर्ट की थी, ठीक है। ये कि हिनयान क्या है और ये महायान क्या है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखो जो महायान है ना, वो महायान में गौतम बुद्धा को गॉड कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो हीनयान में गौतम बुद्धा को सिर्फ और सिर्फ एक टीचर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब आप दोनों कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो जो महायान है, महायान में ये है कि भैया गॉड है, अब गॉड से ऊपर कुछ नहीं होता है, गॉड से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर लोग इनको फॉलो करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनकी मूर्ति बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। मूर्ति बनना चालू हुई, गॉड होगी। इसके बाद ऐसा माना जाएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनका दोबारा रीबर्थ होगा। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट हमारे महायान में नहीं है, मतलब हिनयान में नहीं है, ठीक है। हिनयान वो रिलीजन है जो गौतम बुद्ध ने ओरिजिनल कहा था। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि भैया मैं सिर्फ टीचर हूँ, ठीक है, मैं कोई गॉड और नहीं हूँ। अगर आप लोग निर्वाणा प्राप्त कर लो, जो मैंने पाथ बताया, अगर आप वो लोग पाथ फॉलो कर लो तो आप लोग भी वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है, आप लोग भी वहाँ तक पहुँच जाओगे और आप लोग भी टीचर बन जाओगे। देयर इज़ नो गॉड, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग किसी गॉड की वर्शिप नहीं करते हैं। और सिंपल सी बात ये है कि एक बार जिसको निर्वाणा प्राप्त हो गई वो सीधा ऊपर चला जाता है, मतलब दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे लोग बोलते हैं भैया उसका रीबर्थ होगा। तो आपके साथ ये मेन 3 डिफरेंस थे हिनयान एंड महायान में, ठीक है। तो ये हमारा हिनयान एंड महायान क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आया था बोधिसत्व का। 2 में से आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर बता देता हूँ कि बोधिसत्वास क्या होते हैं। देखो बोधिसत्वास वो लोग होते हैं जो लोग लगभग निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं, मतलब वो लोग निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो लोग आपकी मदद के लिए कि आप लोग निर्वाणा प्राप्त कर सके, उसके लिए वो लोग इसी अर्थ में रह गए, वो लोग इसी दुनिया में रह गए, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये समझो, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने बहुत तप कर लिया, मुझे पूरा ज्ञान हो गया, मैंने सारे दुख त्याग कर दिए हैं, ठीक है, सारे दुख त्याग कर दिए हैं। तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ है, मुझे निर्वाणा प्राप्त हो गई है, लेकिन मैं निर्वाणा को लूँगा नहीं। मैं अभी भी अपने आप को थोड़ा सा अटैच रखूँगा इस दुनिया से, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस पूरी दुनिया को साथ में निर्वाणा प्राप्त करके ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है, मेरा ये मानना है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो बाकी टेंशन मत लेना, बस शॉर्ट में मेरा काम था बताना, वो बाकी आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से डिस्कस करूँगा, बट फिर भी एक बार शॉर्ट में फिर बताता हूँ। देखो बोधिसत्वास वो होते हैं जो लोग निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, ठीक है।
मैं सारे के सारे जो अपने दुख है त्याग सकता हूँ, लेकिन नहीं त्याग रहा हूँ। मैं इसी दुनिया में रह रहा हूँ कि बिकॉज मैं सबको गाइड कर सकूँ कि आप लोगों को कैसे रहना प्राप्त चाहिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं बौद्धिक संपदा। बस मैंने डिटेल में नहीं बताया, बाकी सब हमारे कल्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि अरोड़ा सर के द्वारा डायरेक्टली रन किए जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पीजीपी प्रोग्राम। ठीक है, पीजीपी प्रोग्राम, और जिसके जो प्रूफ्स हैं, आपको प्रूफ्स कहाँ पर मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हमारे ग्रुप के बारे में। एंड इस टाइम 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मीन्स फ्रॉम आर साइड, और हमें उम्मीद है काफ़ी बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर। और साथ ही साथ हम आप हमारी माइंड मैप बुक्स को परचेज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। ओके।